बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज के लेक्चर में हम तफसीली समझेंगे कि मॉलिक्यूलर आयन किन्हें बोला जाता है, इनकी कितनी इकसाम है और ये कैसे बनते हैं, और साथ ही हम देखेंगे फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और कितने रिएक्टिव होते हैं। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन की सबसे पहले तारीफ लिखते हैं यहाँ पे कि मॉलिक्यूलर आयन किनको बोला जाता है। जब भी कोई मॉलिक्यूल एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खारिज या जज़ब करता है तो इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये मॉलिक्यूलर आयन कहलाता है। इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सादा आयन की। हमने कहा था जब कोई एटम या एटम का मजमुआ इलेक्ट्रॉन खारिजियाँ जज़ब करे। अब हम एटम की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की, कि जब कोई मॉलिक्यूल एक या इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खारिज कर ले या जज़ब कर ले तो इसके नतीजे में एटम के ऊपर खारिज करने के नतीजे में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा मॉलिक्यूल के ऊपर, एटम के ऊपर नहीं, मॉलिक्यूल के ऊपर। अगर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल खारिज कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन जज़ब कर रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जब भी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज आ गया तो फिर वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। तो यहाँ से हम मॉलिक्यूलर आयन की इकसाम भी देख सकते हैं कि कितनी है, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूलर आयन ऐसे होंगे जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, कुछ मॉलिक्यूलर आयन ऐसे होंगे जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ज़रा इसकी इकसाम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन कितनी किस्म का होता है। मॉलिक्यूलर आयन दो तरह के होते हैं। मॉलिक्यूलर आयन दो तरह के होते हैं। वो दो इकसाम कौन कौन सी हैं मॉलिक्यूलर आयंस की? पहले नंबर पर मॉलिक्यूलर केटाइंस और दूसरे नंबर पर मॉलिक्यूलर एनाइंस। दोनों के दरमियान ना एक फ़र्क देखते हैं कि मॉलिक्यूलर केटाइंस क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर एनाइंस क्या होते हैं। पहले मैं बात करता हूँ इनमें से मॉलिक्यूलर केटाइंस की, कि मॉलिक्यूलर केटाइंस किनको बोला जाता है। मॉलिक्यूलर केटाइंस जब भी कोई मॉलिक्यूल एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खारिज करेगा तो
मॉलिक्यूलर केटाइन कहलाएगा। जब भी कोई मॉलिक्यूल एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो वो मॉलिक्यूलर केटाइन बन जाएगा। मतलब केटाइन ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा, और पॉजिटिव चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर या स्पीशी के ऊपर तब आता है जब वो स्पीशी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को खारिज करती है। तो मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी एक मिसाल देखें मॉलिक्यूलर केटाइंस की, तो जैसे कि हमारे पास है मीथेन CH4, ये एक मॉलिक्यूल है। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर केटाइन। इसी तरह से अगर मैं बात करूं N2 की, नाइट्रोजन, तो ये एक मॉलिक्यूल है। जब ये इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अब ये मॉलिक्यूलर केटाइन कहलाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये भी एक मॉलिक्यूल है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर केटाइन कहलाएगा। आगे चलते हैं, मॉलिक्यूलर एनाइंस क्या होते हैं। मॉलिक्यूलर एनाइंस, जब भी कोई एटम, जब भी कोई मॉलिक्यूल, जब भी कोई मॉलिक्यूल एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, जज़ब करेगा। जब भी कोई मॉलिक्यूल एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जज़ब करेगा तो मॉलिक्यूलर एनाइन कहलाएगा। ये बिल्कुल तारीफें आपको सादा आयन की तरह की ही लग रही हैं और वैसी ही हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पे हम बात करते थे किसी एक एटम या एटम के मजमूए की, यहाँ पे हम एटम की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी मॉलिक्यूल की। तो जब कोई मॉलिक्यूल एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जज़ब कर लेगा तो फिर वो मॉलिक्यूलर एनाइन कहलाएगा, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन कोई मॉलिक्यूल जज़ब करेगा तो इसके नतीजे में उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और आपने पढ़ा कि वो स्पीशीज़ जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो एनाइंस कहलाती हैं और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो केटाइंस कहलाती हैं। तो मॉलिक्यूलर एनाइंस की भी चंद एक मिसालें देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम बात कर रहे हैं N2, ये एक मॉलिक्यूल है। मैंने कहा जब ये इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव और ये मॉलिक्यूलर केटाइन कहलाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो चार्ज पॉजिटिव, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन जज़ब करेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और अब ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर एनाइन कहलाएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से। मज़ीद अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, O2, तो ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है। जब ये इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर एनाइन कहलाएगा। इसी तरह से और भी इसकी मिसालें हैं मॉलिक्यूलर एनाइन की। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, वो मॉलिक्यूलर एनाइन कहलाते हैं, जबकि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूलर केटाइन कहलाएंगे। यहाँ पे आपने एक बात नोट के तौर पर याद रखनी है, अहम नोट के तौर पर, वो ये कि जो मॉलिक्यूलर केटाइंस हैं, मॉलिक्यूलर केटाइंस, मॉलिक्यूलर एनाइंस की निस्बत
ज़्यादा पाए जाते हैं। मॉलिक्यूलर केटाइंस मॉलिक्यूलर एनाइंस की निस्बत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये आपने एक बात याद रखनी है, क्योंकि मॉलिक्यूलर केटाइंस एनाइंस मॉलिक्यूलर एनाइंस की निस्बत ज़्यादा मुस्तहकम होते हैं, इस वजह से ये ज़्यादा कसरत से देखने को मिलते हैं। एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन खारिज करना, इसका रुझान ज़्यादा रखता है इसकी बजाय इलेक्ट्रॉन जज़ब कर ले, तो लिहाजा मॉलिक्यूलर केटाइंस ज़्यादा कसरत से पाए जाते हैं मॉलिक्यूलर एनाइंस की निस्बत। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर आयंस का बनना कि कैसे बनते हैं, तो मॉलिक्यूलर आयंस का बनने को ज़रा समझते हैं। मॉलिक्यूलर आयंस का बनना, जब भी हम किसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई गैस भरते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब असल में एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है। जब भी हम उसके अंदर कोई गैस भरते हैं और उस गैस में से हम हाई एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी वाली इलेक्ट्रॉन की शुआएं गुजारते हैं, इलेक्ट्रॉन की एक कितार गुजारते हैं जिनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जैसे ही डिस्चार्ज ट्यूब में से वो इलेक्ट्रॉन की एक कितार गुजरती है ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पड़ी हुई गैस मॉलिक्यूल्स के साथ जाके टकराती है। जैसे टकराएगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देने की वजह बनेगी। तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो उनके नतीजे में क्या बन जाएंगे, आयंस बन जाएंगे, और वो आयन मॉलिक्यूलर आयंस कहलाते हैं। तो ज़्यादातर आयंस का बनना डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर देखा जाता है, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किसकी वजह से, गैस की आयोनाइजेशन की वजह से, या गैस की आयोनाइजेशन के नतीजे में जो किसकी मदद से करवाई जाती है, ज़्यादा एनर्जी वाली इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से करवाई जाती है। तो यहाँ लिख भी लेते हैं कि मॉलिक्यूलर आयंस कैसे बनते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब में ज़्यादा एनर्जी वाली इलेक्ट्रॉन की बीम जब गैस में से गुजरती है तो गैस मॉलिक्यूल्स की आयोनाइजेशन करवा देती है, जिसकी बदौलत मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं। मसलन कि ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये दो मेटल के रॉड्स, और ये वैक्यूम बनाने के लिए यहाँ पर एक जगह, दोनों मेटल के रॉड्स को बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है। एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। जो नेगेटिव टर्मिनल वाला इलेक्ट्रोड होगा वो क्या कहलाता है, कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला कैथोड है, इलेक्ट्रोड है, ये क्या कहलाएगा, एनोड। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने एक गैस को भरा होता है, ये वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। फर्ज कर लें ये वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी गैस हो सकती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी गैस हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरते हैं। जैसे यहाँ से हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करने पर
एक इलेक्ट्रॉन की बीम निकलती है। वो इलेक्ट्रॉन की बीम कहाँ से निकल रही है? वो कैथोड की जानिब से निकल रही है। कैथोड की जानिब से, कैथोड की सतह से एक इलेक्ट्रॉन की बीम निकलती है जिसको कैथोड रे कहते हैं। वो कैथोड रे जैसे ही इन गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर जाके टकराएगी, जैसे ही इन गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर टकराएगी जाके, ये गैस का मॉलिक्यूल था, जैसे ही इसके ऊपर आकर वो इलेक्ट्रॉन की एक बीम टकराएगी, इसमें से क्या करेगी, इस मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी। तो जब बाहर निकाल देगी तो ये किस में तब्दील हो जाएगा? पॉजिटिव आयन के अंदर तब्दील हो जाएगा। और इस तरह से जो बनने वाले आयंस होंगे वो क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूलर आयंस। तो ये हमने लिखा कि ये ज़्यादातर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किसी भी गैस की आयनाइजेशन के नतीजे में बनते हैं, और वो आयनाइजेशन किसकी मदद से करवाई जाती है? ज़्यादा एनर्जी वाली इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से, जो कि कैथोड रे की शक्ल में हो सकती है, या हम बाहर से खुद किसी ना किसी ज़रिए से ये बीम पैदा करवाते हैं और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस की आयनाइजेशन करवाते हैं। आगे चलते हैं। आगे है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है? सबसे पहले फ्री रेडिकल की तारीफ पढ़ते हैं। हम लिखेंगे एटम या एटम का मजमूआ जिसमें ताक इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, फ्री रेडिकल कहलाता है। ताक मतलब 1, 3, 5, 7, 9। ताक से मुराद ऐसा हिस्सा, ऐसा अदद जिसको हम 2 के ऊपर तकसीम नहीं कर सकते, वो ताक अदद कहलाता है। तो एटम या एटम का मजमूआ जिसमें ताक इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होगी? ताक नंबर के अंदर होगी, ताक हिस्सों के अंदर होगी। तो ऐसे एटम या एटम का मजमूआ जिसमें ताक हिस्सों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? फ्री रेडिकल। ज़रा देखते हैं कि फ्री रेडिकल को जाहिर कैसे करते हैं, इजहार फ्री रेडिकल का कैसे किया जाता है। फ्री रेडिकल को एलिमेंट के सिंबल के ऊपर एक छोटा सा नुक्ता लगाकर जाहिर करते हैं। कैसे जाहिर किया जाएगा? जो भी एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ताक आदाद के अंदर है, उनको जाहिर करने के लिए हम उन एलिमेंट्स का सिंबल लिखेंगे और सिंबल के ऊपर एक छोटा सा नुक्ता लगा देंगे। अगर किसी सिंबल के ऊपर छोटा सा नुक्ता लगा हो तो इसका मतलब कि वो एटम जो है या वो एटम का मजमूआ किसको जाहिर कर रहा है? फ्री रेडिकल को जाहिर कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन रेडिकल, क्योंकि आप देखते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो हम इस तरह से इसको जाहिर करेंगे। इसी तरह से हम पढ़ते हैं क्लोरीन रेडिकल, क्योंकि क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 17 है और 17 एक ताक अदद है, तो इसको भी इसी तरह से जाहिर किया जाएगा। इसी तरह से हम लिख सकते हैं हाइड्रोक्सिल OH, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अंदर जबकि 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर, तो दोनों के मिलाकर ताक इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं ताक अदद के अंदर। तो ये एटम अकेला नहीं है, ये एटम का मजमू है, तो ये भी फ्री रेडिकल के तौर पर जाना जाता है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं मिथाइल रेडिकल, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ताक अदद के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कार्बन के अंदर 4,
हाइड्रोजन के अंदर तीन हाइड्रोजन है तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो 4 और 3 7, ये भी एक ताक हिंसा है। तो ये सारे के सारे फ्री रेडिकल्स की मिसालें हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इनको कैसे जाहिर किया है, एलिमेंट्स के सिंबल के ऊपर क्या लगाकर, एक छोटा सा नुक्ता लगाकर फ्री रेडिकल को जाहिर किया जाता है। अगर हम देखें कि फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं, बनने का क्या अमल है फ्री रेडिकल के, तो असल में फ्री रेडिकल दो एटम्स के दरमियान मौजूद बॉन्ड की मसावी तकसीम के नतीजे में फ्री रेडिकल बनता है। मुझे ना इस बात की कोई इतनी समझ नहीं आई, इसको समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, किसका, क्लोरीन का। दोनों क्लोरीन आपस में एक बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए हैं, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, क्लोरीन के मॉलिक्यूल को Cl2, मैंने बॉन्ड की शक्ल में इसको जाहिर किया है। अब इन दोनों एटम्स के दरमियान ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना हुआ है। क्लोरीन के आखिरी शेल की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। क्लोरीन के आखिरी शेल में थे 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। मैं वो 7 इलेक्ट्रॉन को जिस तरह से बना रहा हूँ, दूसरे क्लोरीन के आखिरी शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने बनाए 6 इलेक्ट्रॉन। अब सातवां इलेक्ट्रॉन किधर गया, वो 7वां इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की तरफ से ये रहा और इस क्लोरीन की तरफ से ये रहा। तो इस तरह से ये 7 इलेक्ट्रॉन्स की मदद से, इन 7 इलेक्ट्रॉन में से एक एक इलेक्ट्रॉन की मदद से दोनों के दरमियान क्या बना हुआ था, बॉन्ड बना हुआ था। मैंने कहा कि दो एटम के दरमियान जो मौजूद बॉन्ड होगा उसकी क्या होगी, मसावी तकसीम। अब मसावी तकसीम कैसे होगी, जैसे ही मैं इसके ऊपर कोई एनर्जी वाली रेडिएशन डालूंगा, जैसे ही मैं सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ये काम हो सकता है, या कोई एनर्जी वाली रेडिएशन जब इस एटम में मौजूद इस बॉन्ड के ऊपर गिरती है, जैसे ही वो एनर्जी वाली शुआ इसके ऊपर गिरेगी तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूटने का मतलब है कि जो दो इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन की तरफ से दूसरा दूसरी क्लोरीन की तरफ से आपस में शेयर थे, मिले हुए थे, वो एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। इस क्लोरीन के पास इसका इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा, इस क्लोरीन के पास इसका इलेक्ट्रॉन वापस चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो तकसीम हुई है ये कैसी हुई है, मसावी। मतलब बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। जैसे ही एनर्जी वाली रेडिएशन आकर इसके ऊपर गिरेगी, सूरज की रोशनी आकर गिरेगी, वैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो मसावी तौर पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स तकसीम हो जाएंगे, अपने अपने एटम के पास चले जाएंगे और इसके नतीजे में बॉन्ड टूट जाएगा। जब बॉन्ड टूट गया तो ये क्लोरीन अलहदा अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो कि इसके आखिरी शेल में मौजूद है, इसी तरह से ये क्लोरीन अलहदा अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो इसके आखिरी शेल में मौजूद है। तो इसका मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन की तादाद ताक, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की तादाद ताक, तो ये भी रेडिकल, ये भी रेडिकल। तो इस तरह से एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल टूटने से 2 क्लोरीन के क्या बन जाएंगे, रेडिकल बन जाएंगे। आप इनमें से कोई भी मिसाल इसी तरह से ले सकते हैं कि कैसे रेडिकल का बनना किस तरह से वकूअ पज़ीर होता है, कि जब भी दो एटम्स के दरमियान बने हुए बॉन्ड के ऊपर कोई एनर्जी वाली रेडिएशन आकर गिरती है तो उन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की मसावी तकसीम हो जाती है, जिसके नतीजे में रेडिकल्स बनते हैं। अगर मैं रेडिकल की रिएक्टिविटी की बात करूं, रिएक्टिविटी रिएक्शन में हिस्सा लेने की सलाहियत, तो रेडिकल्स या फ्री रेडिकल्स बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करती हैं
अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो फ्री रेडिकल बड़ी तेजी के साथ अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन जाहिर करेंगे। मसलन मेरे पास ये मीथेन है, जब मैं इसके ऊपर सूरज की रोशनी डालूंगा तो इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और पीछे CH3 रेडिकल बच जाएगा और हाइड्रोजन रेडिकल बच जाएगा। अब ये दोनों ही बड़ी रिएक्टिव स्पीशीज़ है, ये दोनों बड़ी तेज़ी के साथ आपस में रिएक्ट करेंगे और इनकी कोशिश होगी कि ये वापस किस में तब्दील हो जाए, मीथेन के अंदर, क्योंकि मीथेन कदरे एक मुस्तहकम मालिक्यूल है। अब हाइड्रोजन ये कैसे अलहदा होगा, ज़रा अगर हम इसकी केमिस्ट्री को जानें थोड़ा सा, तो मीथेन में एक कार्बन के साथ ये 4 हाइड्रोजन है जो बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा था कि 2 एटम के दरमियान मौजूद बॉन्ड की मसावी तकसीम होगी। अब कैसे मसावी तकसीम होगी, आप देख सकते हैं इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन एक ही है, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, ये 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी या हाई एनर्जी वाली रेडिएशन, ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन इसके ऊपर पड़ेगी, तो ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने पास, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन अपने पास, तो यहाँ पे पीछे क्या बच गया, C, और हाइड्रोजन कितने बच गए, 3, तो ये बन गया CH3। जबकि इन 3 में से ये एक इलेक्ट्रॉन अब कार्बन के पास एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये किसी और के साथ अब बॉन्ड नहीं बना रहा, तो ये वो इलेक्ट्रॉन, समझ लें ये उस इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहा है। ये जो नुक्ता एक मैंने लगाया, मतलब ये फ्री रेडिकल बन चुका है जिसमें ओड इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। पहले कितने थे, पहले कार्बन के 4 हाइड्रोजन के 4, 8 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकल चुका है तो पीछे टोटल कितने बच गए हैं, 7, तो ओड इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, ताक इलेक्ट्रॉन की तादाद बच चुकी है। इसी तरह से वो हाइड्रोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकला है, उसके पास भी चूंकि अब एक इलेक्ट्रॉन है तो वो भी किस में तब्दील हो चुका है, फ्री रेडिकल के अंदर, और ये बड़ी ही तेजी के साथ आपस में रिएक्शन करती हैं वापस मुस्तहकम मॉलिक्यूल बनाने के लिए। अजीज तलबा और तालिबात, आज के लेक्चर में आपने समझा मॉलिक्यूलर आयंस किन्हें बोला जाता है, फिर ये भी हमने पढ़ा कि इसकी कितनी इकसाम है, ये कैसे बनते हैं, और साथ साथ हमने एक बड़ी अहम बात पढ़ी सबसे आखिर में कि केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन से ज़्यादा कसरत के साथ पाए जाते हैं, ये ज़्यादा आम होते हैं। और फिर हमने फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि इनको ज़ाहिर कैसे करते हैं, हमने पढ़ा कि ये बनते कैसे हैं, और साथ ही हमने देखा कि किस हद तक ये रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। अस्सलाम वालेकुम।